सारे बहन भाईयान राम राम भाई, तुम देखना शुरू कर चुके हो एनडी न्यूज़। और हाल फिलहाल चुनाव खत्म हुआ है और आपने पता है बीजेपी की करारी हार, लगभग 10,000 वोट के आसपास के अंतर से बीजेपी भिवानी में हार गई। बीजेपी के बारे में भिवानी में ये कहा जाता है कि लकड़ी भी अगर खड़ी कर देगी तो बीजेपी जीत जाएगी, लेकिन उसके पीछे क्या कारण रहे उन पे चर्चा करने के लिए भाजपा नेत्री, सामाजिक कार्यकर्ता और मिसेज हरियाणा 2018 प्रिया असीजा जी हमारे साथ हैं, जो टिकट की भी दावेदार थी। शुरुआत में जब टिकट कटी जरूर ऐसी चर्चाएं चल रही थी कि प्रिया असीजा नाराज हैं, लेकिन वापसी पार्टी में लौटी, मेहनत करी। उन्हीं के साथ चर्चा करेंगे आज चुनाव की जो हार हुआ है उस पे भाजपा क्या मंथन करी। मैडम, सबसे पहले तो एनडी न्यूज़ पर स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच जी। पहला सवाल तो यही है मैडम कि भाजपा के हार के क्या कारण रहे? देखिए, जैसा कि आपने खुद से कहा कि कहा जाता है कि बीजेपी अगर लकड़ी भी खड़ी कर दे तो वो जीत जाती है, तो मैं बताना चाहूँगी कि देखिए, हमें भी दुख है बीजेपी की हार का और बहुत बुरी हार है, तो इस चीज़ से हम लोग भी, सब लोग बहुत डिस्टर्ब हैं और मंथन भी चल रहा है कि क्या कारण ले। बट फिर भी मैं जो चीज़ देखती हूँ कि जो हाल फिलहाल हमारे यहाँ की जो परिस्थितियाँ थी नगर परिषद की, तो उसको देखते हुए हम शुरू से यही बात बोलते थे कि बीजेपी इस बार लोग पार्टी को देखकर नहीं, लोग कैंडिडेट को देखकर वोट देंगे। अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारे जो चुनाव विस्तारक हैं, कई बार मेरी उनसे चर्चा होती थी, तो मैं उन्हें हमेशा ये बोला करती थी कि इस बार सिर्फ पार्टी सिंबल नहीं, कैंडिडेट भी देखा जाएगा। लेकिन उस दौरान में जैसा कि आपने सुना होगा कि कम से कम 25 या 26 लोग जो है वो टिकट मांग रहे थे, लेकिन एक पैराशूट से एक ऐसा कैंडिडेट उतारा जाना जिसे कोई जानता भी नहीं, ना उस कैंडिडेट को और ना उसके आसपास जो भी आप कह सकते हो, ज़्यादा उनका वो नहीं था। तो सबसे बड़ी बात ये रही कि जो टिकट वितरण हुआ वो गलत हुआ। इसमें किसकी गलती रही? जिला अध्यक्ष पर लगातार इस बात को लेकर के सवाल उठते रहे और कि उन्होंने सेटिंग की है, पैसों की बात भी कहीं कहीं आती है, तो आपको क्या लगता है इस चीज़ में किसकी गलती रही? देखिए, अगर हम इस चीज़ को डीपली ऑब्जर्व करें तो संगठन का जो, देखिए चुनाव एक संगठन का काम होता है और संगठन यहाँ जो संभालते हैं वो हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष जी संभालते हैं, तो उन्हीं की ड्यूटी बनती थी इस चीज़ के बारे में सोच विचार करके, मंथन करके इस चीज़ को करना। बाकी अगर पैसों की बात है तो देखिए 100 मुँह 100 बातें होती हैं। अगर ये गलत टिकट दी गई है तो मे भी किसी का कोई प्रलोभन रहा हो, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। ये बताइए मैडम, एक बात ये चल रही है चुनाव हारने के बाद कि बीजेपी का जो वोट था वो भवानी की तरफ ट्रांसफर हो गया और ये आदेश ऊपर से आया था। ऊपर भी ऐसा सुनने में आ रहा है कि संगठन वर्सेस सीएम की लड़ाई चल रही है, तो उस पे क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कोई आदेश आया हो कि क्या कारण रहा भाजपा का वोट ट्रांसफर होने का? नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं मान सकती हूँ, क्योंकि देखिए हम भी संगठन से जुड़े हुए हैं, हम भी कार्यकर्ता हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए क्या रहता है कि मैंने बताया कि चुनाव संगठन का होता है, तो यहाँ की जो जिला इकाई है वो जो ऊपर रिपोर्ट भेजेगी उसी के बेस पे काम होगा ना। तो जब हमारा पैनल में नाम ही नहीं जाएगा, जब नाम ही पैनल में किसी एक का जाएगा, तो फिर वो कैसे, ऊपर वाले भी क्या करेंगे? तो ये चीजें, इसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ जिला अध्यक्ष को जिम्मेदार मानती या और संगठन की लोकल लॉबी जिनकी इसमें भूमिका रही? देखिए, भूमिका किसी की क्या रही हमें नहीं पता, लेकिन काम संगठन के अध्यक्ष का था, यहाँ का जिला इकाई के जो जिला अध्यक्ष है, काम तो उन्हीं का था ना कि उनको पूरा सोच विचार करके पैनल में नाम देने थे और उसके बाद वो टिकट आनी थी। तो सबसे बड़ी गलती टिकट वितरण में ही रही है। तो एक ऐसा सुनने में आया है कि जो जिला अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ घेराबंदी की जा रही है यहाँ के जो लोकल भाजपा संगठन है, इसमें कितनी सच्चाई कि उनको हटाने की मांग चल रही है? लगातार संपर्क ऊपर नेतृत्व से बनाए हुए हैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि चुनाव जो होता है वो संगठन का होता है, और संगठन की अगर अनदेखी करके कोई पैराशूट से अगर इस तरह का कैंडिडेट उतारा जाएगा तो ये तो मतलब कोई तैयारी नहीं होनी चाहिए। ये तो नैतिकता के आधार पर जिला अध्यक्ष को अपनी हार की, बीजेपी की हार को मानते हुए उन्हें नैतिकता के आधार पर खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं तो साफ कहूँ। एक बात और, विधायक जी की भूमिका रही, लगातार ऐसा सुनने में आया कि वो उन्होंने अपना जो पर्सनल वोटर है उसको निर्दलीय की तरफ ट्रांसफर कराया, तो इस आधार पर भाजपा में इस बात को लेकर के क्या है कि विधायक ने गलत किया, संगठन का साथ न दे करके निर्दलीय का साथ दिया, तो उस पर आप क्या सोचती हैं? देखिए, संगठन का साथ न देकर निर्दलीय का साथ दिया, आपकी इस बात को हम मानते हैं, ये तो देखिए उनका मन जानता है, लेकिन आप एक चीज़ देखिए ना, जब
संगठन जो जिला इकाई के अध्यक्ष हैं उनका काम क्या होता है? संगठन को मजबूती से बांधे रखना, संगठन को मजबूत करना जिला अध्यक्ष का काम होता है। एक जो मोती होते हैं ना, उनको माला में पिरो के रखना उनका काम होता है। लेकिन ये जो हुआ, जो कुछ भी, तो उन्होंने क्या किया? बिखर गया ना वो सब कुछ। जब वो बिखरेगा तो हर कोई अपने हिसाब से चलेगा। जी, ये आप भाजपा की हार मान रहे हैं या भाजपा की जीत? क्योंकि ये बात चली कि भाजपा वर्सेस भाजपा ही है। वही वोट भवानी प्रताप की जो पत्नी थी निर्दलीय, उनको ट्रांसफर हुआ है और वही वोट भाजपा को आना था। लेकिन जो वोट भाजपा को नहीं आना था वो तो भाजपा के पाले में आ गया, और जो आना चाहिए था वो निर्दलीय के पाले में चला गया। तो इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसको, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। ये तो अपना अपना नजरिया है, इसे हम बीजेपी की जीत बताएं या हार बताएं। देखिए, मैं जो देखती हूँ, बीजेपी का जो कैंडिडेट उतर रहा है, अगर वो जीतता तो वो एक वाकई खुशी का विषय होता है। अब किसी भाजपा कार्यकर्ता की पत्नी को निर्दलीय लड़ा के बीजेपी में लाना, हालांकि बीजेपी जीत गई, लेकिन जब उसका खुद का कैंडिडेट जीता, वो चीज़ ज़्यादा बढ़िया होती। और जहाँ तक विधायक जी की बात है, तो जो अगर मैं प्रत्याशी हूँ, मेरा फर्ज बनता है, मुझे विधायक जी के पास जाना चाहिए था, उन्हें मनाना चाहिए था। तो इंसान है, पत्थर तो नहीं है। क्या पता इसमें भी कहीं संगठन की कमजोरी रही हो कि उनको नहीं न मना पाए हो। जी, आप भी प्रत्याशी के रूप में आपको भी देखा जा रहा था कि उस प्रकार के कयास लगाए जा रहे थे, और पंजाबी समाज की जो 3 तारीख को बैठक हुई, वहाँ भी कोई निर्णय नहीं हो पाया। तो उस पर क्या सोचती हैं? देखिए, ये जो इलेक्शन है ना, इस टाइम जातिवाद का इलेक्शन बन गया था। पार्टी का कम रह के ये इलेक्शन जातिवाद का हो गया था। तो इसी नाते हमारी भी एक मीटिंग हुई थी, क्योंकि नो डाउट इस बार हमारी अनदेखी की गई है। अगर कायदे से देखा जाए तो पंजाबी समाज को या ब्राह्मण समाज को ये टिकट दी जानी चाहिए थी, बट उन्होंने, जो हमारी अनदेखी हुई है, उसकी एवज में हमारी 3 तारीख को मीटिंग हुई थी। लेकिन वहाँ पर उस मीटिंग में हमारी बिरादरी के लोग किसी भी फैसले पर नहीं पहुँच पाए, क्योंकि हमारे कुछ जो पंजाबी समाज में, बिरादरी में कुछ नेता हैं जो कि बीजेपी से जुड़े हुए हैं और किसी न किसी पद पे आसीन हैं। तो उस कंडीशन में मैं एक सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते मैंने अपने आप को इंडिपेंडेंटली कहा था कि मैं लड़ूंगी। वहीं साथ में हर्षदीप जी हैं, हर्षदीप डुडेजा जी, उन्होंने भी कहा था कि वो निर्दलीय लड़ने को तैयार हैं। तो वहाँ पे कोई सहमति बन नहीं पाई, और उस वजह से हमारा कोई कैंडिडेट मैदान में नहीं आ पाया। क्योंकि जातिवाद का इलेक्शन है, तो मुझे भी नहीं लगा कि मुझे अपनी जाति से ऊपर उठकर उस इलेक्शन में कूदना चाहिए था। ये जातिवाद को लेकर के अक्सर बात होती है कि जातिवाद खत्म किया जाएगा, लेकिन फिर भी पूरा चुनाव जातिवाद पर रहा। और एक सवाल मेरा, चूंकि आप पंजाबी समाज से आती हैं और 20-21 हज़ार के आसपास वोटर भी हैं, लेकिन आज तक भी भिवानी में कोई स्ट्रोंग जो इलेक्टेड पद है, या विधायक हो या हाल फिलहाल चेयरमैन की बात हो, पंजाबी समाज का ना जीत पाना और उस प्रकार से राजनीति में मजबूत ना होना, इसके पीछे क्या कारण? देखिए, मैं बात कड़वी है, शायद मेरी बिरादरी के लोगों को बुरा भी लगेगा, लेकिन इसमें सच्चाई ये है कि हमारी बिरादरी में ही कमी रही है कि हम एकता नहीं दिखा पाए। 2019 में भी ऐसा हुआ। हमारे हैं इनेलो से एक नेता है, उनके साथ भी ऐसा हुआ, ने वोट नहीं दिलवाया। अब 2022 की इस चीज़ को हम चुनाव से हट के अगर बिरादरी के बेस पे बात करें, तो मैं बता रही हूँ कि जैसे 22 में भी एक हमारी पंजाबी बिरादरी की एक कैंडिडेट थी, बट उनकी तरफ किसी का रुझान नहीं था, और वो सब चीज़ें, हाँ जी बिल्कुल, वो इनेलो से प्रत्याशी थी, लेकिन उनकी तरफ भी किसी का रुझान नहीं था। और उस कंडीशन में मैं जब वहाँ खड़ी थी, हमने बात की कि हम एक इंडिपेंडेंटली किसी को उतारते हैं, तो वो डिसीजन ना ले पाना, टाइम पे डिसीजन ना ले पाना, ये हमारी बिरादरी की कमी रही है। कुलदीप कौर सूद भी मौजूद थी उस बैठक में? हाँ जी बिल्कुल थे वो वहाँ पे। तो उन पर भी सहमति नहीं बनी? नहीं, उन पर भी सहमति नहीं बनी। उस टाइम हमारी बिरादरी के जितने भी नेता हैं जो किसी भी राजनीतिक पार्टी से, वो एक सामाजिक मीटिंग थी, उसे हम किसी राजनीति से नहीं जोड़ते हैं। उसमें हमारे हर पार्टी के जो भी नेता हैं सब मौजूद थे वहाँ पे, लेकिन सहमति किसी पे भी नहीं बन पाई। वो हमारी कमी रही कि मौके पर हमारी बिरादरी एक डिसीजन नहीं ले पाई, इस वजह से हमारा कोई कैंडिडेट मैदान में नहीं उतर पाया। तो अब इस चीज को लेकर के क्या संशय है, दुख है लोगों के मन में कि हमें भी अपना कैंडिडेट उतारना चाहिए था? देखिए, ये तो वो लोग ही बता पाएंगे ना। मुझे तो मेरा पता है कि हाँ, मुझे थोड़ा सा दुख हुआ था कि हमें टिकट नहीं मिली। हमारी बिरादरी में और अच्छे अच्छे नेता हैं, विनोद चावला जी हैं, मुकेश रहेजा जी हैं, हर्षदीप भी टिकट मांग रहे थे, तो काफ़ी लोग थे। और इन सब से अगर हटे तो महिला होने के नाते तो मैं भी टिकट मांग रही थी, बट स्टिल सबकी अनदेखी हुई है। तो अब ये तो बिरादरी फैसला करेगी कि उसको क्या आगे के लिए उसको क्या तैयारी करनी है। एक बात और प्रिया सीजा जी, ये मेरा सवाल आपसे,
कि इस चुनाव में कोई भी महिला उस प्रकार से आज़ाद तौर पर, क्योंकि सब अपने अपने पतियों या परिवार के भरोसे हैं, तो उस चीज़ को एज ए वूमन आप कैसे देखती हैं कि कितना डेंट करता है? जिस प्रकार पार्लियामेंट में तो ये बातें होती हैं कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन ये पुरुष प्रधान का कल्चर है, उसको लेकर के समाज में आप क्या सोचती हैं? सर, इसमें हमारे यहाँ की गलती है। आपने अभी पार्लियामेंट की बात की, तो मैं बताऊं कि जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो महिला सशक्तिकरण पे काम करती है, और इसका लेटेस्ट उदाहरण आप देखिए, अभी राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनको उतारा गया है। आप देखिए कितना अच्छा और कितना सराहनीय कदम उठाया गया है। लेकिन हमारे यहाँ जो संगठन के जो लोग हैं ना, जो अध्यक्षता कर रहे हैं, संगठन के नेता हैं, उन लोगों को यही मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या 20-22 प्रत्याशियों में महिला सीट होने के बाद क्या हमारे यहाँ पे कोई ऐसी महिला नहीं थी जिसे वो टिकट दिला पाते? यही तो चीज हमें दुख है कि क्या कोई महिला ऐसी नहीं थी? महिला मोर्चा में इतनी महिलाएं काम कर रही हैं, सामाजिक तौर पर मेरे जैसी महिलाएं भी बहुत काम कर रही हैं, क्या कोई भी उनको महिला नहीं दिखाई दी? तो ये चीज़ हमारे यहाँ की कमी है, क्योंकि हमारी केंद्र सरकार भी महिलाओं के लिए काम कर रही है, हमारी प्रदेश सरकार भी काम कर रही है, बट जो हमारी जिले की सरकार है वो शायद महिलाओं को आगे नहीं आने देना चाहती। एक सवाल और, चूंकि आप भाजपा से हैं प्रिया जी, तो अग्निपथ जो हालिया में स्कीम आई है, पूरे देश भर में उसका विरोध हो रहा है, तो उसके बारे में क्या सोचती हैं आप? देखिए, वो बहुत पॉजिटिव चीज़ है, उसको बस समझने की ज़रूरत है। अग्निपथ जो स्कीम है उसमें क्या है कि 23 साल तक, आप 17 से 23 साल तक एक इंसान, एक युवा लड़का, उसको हम भर्ती कर रहे हैं। अब समझने वाली बात है कि उसको हम भर्ती कर रहे हैं, ये वो दौर होता है जब बच्चा या तो सही रास्ते जाता है या गलत रास्ते जाता है। तो अगर इसको सही रास्ते पर लेके जा रहे हैं तो इससे 2 बेनिफिट हो रहे हैं। एक तो वो गवर्नमेंट द्वारा स्किल्ड होके निकल रहा है, जो उसकी ट्रेनिंग होती है वो स्किल्ड होके निकल रहा है। अगर वो 23 साल के बाद जब बाहर आता है, ऐसा नहीं है कि उसमें उसे चार्ज किया जा रहा है, उस दौरान भी उसको पे किया जा रहा है। और एक स्किल्ड बच्चा जब 23 साल में बाहर आता है तो आगे लाइफ लॉन्ग उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। नहीं, स्किल्ड तो मैडम ये है ना कि उसे हथियारों की ट्रेनिंग मिलेगी उस प्रकार से, लेकिन इसकी वजह, इसकी अवज में अगर सरकार इस चीज़ पर इतना सोच रही है तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोल के बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाए। आप देखिए ना, इस चीज़ के लिए मैं आपको बोलूंगी, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भिवानी आए थे, तो उस दिन भी उन्होंने घोषणा की है कि इनको पूरा रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है, वो नहीं, ये आपकी बात से मैं सहमत नहीं मैडम। यहाँ पर पहले ही हरियाणा में आपको पता है कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है, तो जो हालिया, मतलब एक बात बताइए, आप तो ये कह रही हैं कि मुख्यमंत्री जी चाहते हैं लोगों नौकरियां तो हैं लेकिन देना नहीं चाहते। आज जो पहले से रिटायर हैं उनको नौकरी दे दीजिए। देखिए, मेरी बात सुनिए, अब ये जो 17 से 23 साल के जो लड़के जिसमें भर्ती होंगे 17 साल के बाद 4 साल के लिए आएंगे, तो बेरोजगारी कहाँ रहेगी? ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका मिलेगा ना। आज आप 10 बंदे एक जगह भर्ती कर दो, लाइफ लॉन्ग वो वहाँ काम करेंगे, या 10 बंदे हम एक जगह लाके 4 साल बाद उनको निकालते हैं, तो ऑप्शन उनके लिए भी खुलते हैं, उनको भी रिजर्वेशन मिल रहा है और यहाँ पे भी नए लोग आ रहे हैं। इस चीज को समझने की जरूरत है, और मैं इस चीज के लिए तो हमारी सरकार से भी अपील करना चाहूंगी कि लोगों को जागरूक करने के लिए मोर से मोर, मतलब मैक्सिमम सेमिनार्स का आयोजन करें, और उनको डिटेल से अगर समझाएंगे तो शायद ये चीजें बच्चों को समझ में जल्दी आ जाएंगी। ये मुझे लग रहा है कि वैसा तो नहीं हो जाएगा जैसे किसान आंदोलन में नेताओं के साथ हुआ था, गांव में नहीं जाने दिया जा रहा था, क्योंकि एक रोष है आम आदमी में, गांव के आदमी में रोष है इस चीज को लेकर के। या तो ये स्कीम अच्छी नहीं है या फिर सरकार समझाने में विफल है, हो सकता है, क्योंकि हर चीज, देखिए कोई भी चीज आती है ना, उसकी पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट होते हैं, हर कोई अपने दिमाग से उस चीज को लेता है। इसीलिए मैंने पहले अपील की कि हमारी सरकार से कि कोशिश करें मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को जागरूकता लाने के लिए कोई अभियान चलाए, ताकि टाइमली सबको समझ आ जाए। और ऐसा नहीं है, विरोध देखिए हर चीज का होता है, जब समझ में आ जाएगी तो चीजें देखना वो लोग खुद ही इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे। नहीं, ये तो मास लेवल पे हो गया ना मैडम। विरोध की एक बात होती है कि इक्का दुक्का संगठन हो, उसमें विरोध। कई बार क्या होता है सर, देखिए अब मैं राजनीतिक बात करूंगी, कई बार क्या रहता है, कोई अगर गवर्नमेंट अच्छी स्कीम लाती है तो कुछ जो विपक्षी होते हैं ना, वो भी एक ड्रामा क्रिएट कर देते हैं। तो इस चीज पे तो ये आप कह रही हैं कि ड्रामा करे, ये विपक्षियों का ड्रामा है, जब आप और छात्रों का और जो युवा है उनका विरोध नहीं है। युवाओं को समझाने की जरूरत है जी। वही मैंने आपको कहा कि शायद समझाने में कमी पड़ रही है, वो जब समझ जाएंगे वो इस चीज को राजी खुशी एक्सेप्ट भी करेंगे जी। तो ये प्रिया जी, ये बताइए आपकी आगामी क्या रणनीति है राजनीति को लेकर के? देखिए, अब सक्रिय राजनीति में आ गए तो बढ़ेंगे आगे जी। तो क्या रणनीति, संगठन में किस प्रकार से काम करेंगी, या फिर जो पॉलिटिक्स, जो दरबारी राजनीति कांग्रेसी भाषा में कहा जाता है,
तो ये उसका करने का इरादा है? नहीं सर, देखिए मैं अपनी मेहनत पे विश्वास करती हूँ। मैंने अभी पीछे भी 11 महीने मेहनत की है और भगवान की दया से बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े हैं। और अगर पार्टी को मेरी मेहनत की वैल्यू होगी, संगठन को, तो जैसा आदेश होगा अपन वैसा करेंगे। जी, संगठन के बारे में आखिरी सवाल ये कर लेते हैं मैडम के संगठन में अंदर खाने इस वक्त क्या चल रहा है? विधायक का अलग जाना, शंकर दुप्पड़ का अलग जाना, भाजपा के प्रत्याशी का हार जाना, तो संगठन इस चीज़ को कैसे विचार कर रहा है? क्योंकि 2024 आने वाला है और बहुत बड़ा ये डेंट एक प्रकार से हो सकता है, क्योंकि ये बातें अक्सर कांग्रेस में होती हैं कि फूट पड़ गई, भाजपा में बहुत कम होती हैं, लेकिन अब ये भाजपा में भी सुनने लगे। जब ऐसा हार का डर सताने तो नहीं लगे भाजपा को? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी देखिए, मैंने ये कहा कि सबसे पहली गलती रही जो टिकट वितरण हुआ वो गलत हुआ, नो डाउट। ये बात के लिए मैं आज भी बोलूंगी। और जहां तक ये अंदर की बातें, देखिए पार्टी हाईकमान है, वो पूरा मंथन कर रही है कि जीत का और हार का क्या कमी रही, वो उनका काम है देखना, और वो देख रही है, नो डाउट। तो भाई आप देख रहे थे, हमारे साथ मौजूद थी प्रिया असीजा जी। और भाई वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आगे भी आपने इस प्रकार के इंटरेस्टिंग इंटरव्यू जो भी नेता होंगे उनके करवाएंगे। आप देख रहे थे एनडी न्यूज़, मेरा नाम है सोमवीर, कैमरे के पीछे है संजय। और भाई चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लियो। अगर वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज ने फॉलो करियो, लाइक करियो और फेसबुक पर भी वीडियो को शेयर करना।